नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हमारे बीच में युवा मंच से जुड़े कई साथी हैं और लगातार पूरे प्रदेश में, अगर कहा जाए तो पूरे देश में रोजगार अधिकार अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में हमने आप लोगों को कई बार अवगत कराया है कि सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो युवा मंच टीम का या तमाम जो हमारे सहयोगी साथी हैं उनका सुझाव है वाकई कारगर सिद्ध होगा, लेकिन सरकारें इस पर अमल नहीं कर रही हैं। हमारा प्रयास है, पूरी टीम का प्रयास है कि पूरे देश में रोजगार सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए, हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण रोजगार देने के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और शिक्षा को जो है जन जन तक पहुँचाने के लिए और सही दिशा में शिक्षा को जो है स्थापित करने के लिए जो प्रयास चल रहा है, तो हमारे बीच में हमारे संघर्षों के साथी दिनकर कपूर जी हैं और हम चाहेंगे कि अगला मिशन हम लोगों का क्या है। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों तक आवाज़ पहुंचे। इसलिए आप सभी की ये जिम्मेवारी है कि आप भी इस मुहिम में जुड़ें और सीधे आप लोग सुनिए दिनकर कपूर जी को, जो लगातार रोजगार अधिकार अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले करीब 3 महीनों से पूरे देश में एक मुहिम युवा मंच ने शुरू की थी और देश के विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, बहुत सारी जगहों पर और जो समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, चाहे वो वकील हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, विभिन्न प्रोफेशंस में लगे हुए लोग हों, उन सब के जरिए सोशल मीडिया से और डायरेक्ट संपर्क करके एक अभियान संचालित किया गया कि आज के दौर में जो रोजगार का संकट गंभीर रूप से पैदा हुआ है, जिसका प्रतिबिंबन जो आज पिछले दिनों लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी दिखा और हाल का जो हरियाणा का चुनाव है उसमें भी रोजगार का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना है। और अभी जो सर्वे आया है झारखंड और महाराष्ट्र के संदर्भ में, उसमें भी 2 सवाल सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में चर्चित हुए हैं, जिसमें पहला रोजगार का प्रश्न है और दूसरा महंगाई का प्रश्न है। तो इस सवाल पर देश में कैसे एक मुहिम को, एक अभियान को चलाया जाए, उसका क्या नाम हो, उसके क्या मुद्दे हों, इस पर व्यापक संवाद स्थापित किया गया। और उस संवाद में जो लोगों की राय बनी है उसमें 4 प्रमुख सवालों को लोगों ने देखा जो आज के दौर के लिहाज से बेहद प्रासंगिक है। पहला, देश का जो सुपर रिच है यानी उच्च धनिक वर्ग है, कारपोरेट है, उसकी संपत्ति पर टैक्स लगाने का सवाल। दूसरा, हर नागरिक के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी करना और देश में जो लगभग केंद्र और राज्य सरकार मिला के 1 करोड़ पद खाली हैं, उन पर जो सरकारी विभागों में उनको तत्काल भरा जाए और उनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाए, उसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। और चौथा, जो संविधान में कहा गया अनुच्छेद 21 में एक गरिमापूर्ण सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करना सरकार की जवाबदेही बनाया गया, उसकी गारंटी की जाए। तो इस सवाल पर प्रथम चरण में जो संवाद चला है, 10 नवंबर को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें विभिन्न छात्र युवा संगठन तो रहेंगे ही, रोजगार आंदोलन चलाने वाले लोग भी उसमें शामिल होंगे। और उस सम्मेलन को 2 प्रमुख देश के अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रभात पटनायक और प्रोफेसर अरुण कुमार
संबोधित करेंगे और नागरिक समाज के आज के दौर का जो सबसे चर्चित व्यक्तित्व है एडवोकेट प्रशांत भूषण जी का, वह भी उस राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो एक तो ये सवाल है जिस पर हम लोग आज चाय पे चर्चा करते हुए इलाहाबाद में भी साथियों से बात कर रहे हैं, और इसके पहले हमने दिल्ली में, लखनऊ में, सुल्तानपुर में, बहुत सारे जगहों पर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली का जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है, उन सब जगहों पर हम लोगों ने एक बड़ा अभियान हजारों पर्चा छाप के चलाया है। सोनभद्र में तो लड़कियों की टीम निकली हुई है जो गांव-गांव संपर्क कर रही है, इस सवाल पे लोगों को जागृत कर रही है। देखिए, सरकार की तरफ से एक बड़ा तर्क आता है और मैं देखता हूं कि लोग ये कहते हैं कि भाई सरकार कहां सबको नौकरी दे पाएगी, सरकार के पास न तो इतने संसाधन हैं न इतना पद है। मैं समझता हूं कि यह जो तर्क है ये जनता के साथ बेईमानी है। अर्थशास्त्रियों ने निकाला कि अगर देश के जो 600-700 कारपोरेट घराने हैं उनकी संपत्ति पे महज 2% टैक्स लगाया जाए और अगर उनके ऊपर 30% उत्तराधिकार कर लगाया जाए तो करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए जा सकते हैं, जो हमारे 48 लाख करोड़ के बजट के अलावा हैं। और इससे भारत के हर नागरिक के बेहतर गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ओल्ड एज पेंशन और साथ ही साथ उसके आवास और भोजन के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि कल्याणकारी राज्य में सरकार का ये दायित्व है कि वो भारत के हर नागरिक के जीवन को, उसकी सामाजिक सुरक्षा को वह सुनिश्चित करे। और इसी संदर्भ में आज़ादी के आंदोलन में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के मार्फत ग्रहण की गई थी, उसमें कुछ बातें सुनिश्चित की गई थी, जैसे न्यूनतम जीवन चलाने के लिए वेतन का अधिकार, और उसी तरह सेवानिवृत्ति होने के बाद जीवन के अंत तक उस परिवार की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पेंशन का अधिकार। आज आप देख रहे हैं देश में बड़ी चर्चा है और पेंशन आंदोलन के जो लोग हैं उनसे भी हम संवाद में हैं कि सरकार ने कह दिया कि हम एक नई योजना लाए हैं जिसका नाम उन्होंने दिया है यूपीएस, और कहा कि यूपीएस के जरिए हमने इंश्योर्ड पेंशन की गारंटी कर दी है। हमने जब अध्ययन किया इसका और देखा तो हमने पाया कि ये इस सरकार द्वारा किया गया एक और फ्रॉड है कर्मचारियों के साथ, और ये एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है उससे भी वर्स्ट, उससे भी बेकार यह नीति लाई गई है। सरकार ने कर्मचारियों को कहा कि जो अंतिम वेतन उनका है उसका 1 साल का एवरेज जोड़कर बेसिक का 50% दिया जाएगा, जबकि सभी लोग जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो वेतन कर्मचारी लास्ट उठाता था उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। साथ ही साथ कर्मचारी अपनी सर्विस के दौरान जीपीएफ लेता था, उसमें जो पैसा जमा करता था मैं ब्याज रिटायरमेंट के समय वो पैसा उसको एक मुश्त मिल जाता था, और 50% जो उसको वेतन का मिलता था पेंशन के रूप में, उसकी मृत्यु के उपरांत उसका 60% उसकी पत्नी को पेंशन के रूप में प्राप्त होता था। इसको ख़त्म करके सरकार ले आई एनपीएस। एनपीएस में क्या कर दिया, नॉन कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन स्कीम थी उसको चेंज करके कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम बना दिया। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में कहा कि 10% कर्मचारी देगा, 14% सरकार देगी, और इससे जो अमाउंट बनेगा उसका 60% एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट, माने रिटायरमेंट के समय वो पैसा आपको एक मुश्त दे दिया जाएगा, और 40% शेयर मार्केट में लगाया जाएगा, और स्टेटस ऑफ शेयर मार्केट के हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी। अब परिणाम ये हुआ किसी की 2000, किसी की 3000, किसी की 5000, इस तरह की पेंशन बनने के उदाहरण सामने आ गए। अब जो सरकार लाई है नई स्कीम,
उसमें सरकार ने कहा कि 18.5% हम देंगे, 10% कर्मचारी देगा। इस 28.5% का जो पैसा बनेगा उसका 1 रुपए भी रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। उसकी जगह क्या कह रहे हैं ये? उसकी जगह कह रहे हैं कि हम जो है वो लमसम अमाउंट देंगे। और लमसम अमाउंट कितना है? आपने जितनी ईयर सर्विस की है उसका जस्ट डबल, और जो लास्ट पेमेंट है उसका 10% को मल्टीप्लाई किया गया। फर्ज कीजिए आपका लास्ट पेमेंट है 1 लाख रुपए, तो 10,000, और अगर आपने 25 साल नौकरी की है तो 50 माह, तो ये जोड़ के आपका बनेगा करीब 5 लाख रुपए। और जमा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम 15-16 लाख रुपए आप जो है वो सरकार के खजाने में जमा कर देंगे। तो इस तरह का एक फ्रॉड हो रहा है, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर टैक्सेशन लगाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी अभी भी सरकार 2 लाख करोड़ रुपया करीब पेंशन्स के ऊपर खर्च करती है। बहुत सरकार के ऊपर बोझ नहीं आएगा। 50 से 60 हजार करोड़ रुपए अगर मैनेज कर लिया जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जा सकती है। हमारे इस आंदोलन में यह भी एक बड़ा प्रश्न है। और तीसरी बात, उत्तर प्रदेश के ही उदाहरण से आप देखें, सरकार कह रही है संसाधन नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों का जो बैंक में पैसा जमा होता है उसका 60% गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु ऐसे राज्यों में चला जा रहा है। यहाँ से पूर्वांचल से बड़ी संख्या में मजदूर ही पलायन नहीं कर रहे, पश्चिमांचल से दिल्ली, हरियाणा जाके, राजस्थान जाके मजदूर ही काम नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश की पूंजी का भी पलायन हो रहा है। और अगर इस पूंजी को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार लगाने के लिए बिना ब्याज के सरकार दे तो बहुत सारा नया नवाचार उत्तर प्रदेश में खड़ा होगा, नए उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में खड़े होंगे, और एक हद तक पलायन पे रोक लगेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में युवा मंच समेत तमाम लोग हम देखते हैं उठाते रहते हैं। अभी मैंने देखा कि शायद कल परसों में फिर कोई भर्ती का आंदोलन के लड़के लखनऊ जा रहे हैं, तो लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार झूठ बोलना, लोगों को गलत सूचनाएं देना, कभी कहते हैं हमने 6 लाख भर्ती पूरी कर दी, कभी कहते हैं हमने 7 लाख भर्ती पूरी कर दी। सच्चाई ये है कि लाखों पद खाली हैं, और वो तब हैं जब पुराने मापदंडों के हिसाब से सृजित पद हैं। अगर नई जनसंख्या और नए मापदंडों के हिसाब से आप पदों का सृजन करें तो कई लाख और नए पद हो जाएंगे। यह करने की जगह उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 विद्यालय ही बंद कर दिए प्राथमिक के। तो यहाँ उल्टी गति में चीजें चल रही हैं। जो सृजित पद हैं उनको खत्म किया जा रहा है, और ज्यादातर भर्तियां अगर हो भी रही हैं तो आउटसोर्सिंग और संविदा पे हो रही हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि रोजगार अधिकार अभियान दोनों नीतियों, दोनों प्रक्रियाओं को पूरा करता है। जो वैकेंसीज खाली हैं उनको भी भरने का काम, नई वैकेंसीज को क्रिएट करने का भी काम, और इसके लिए संसाधन जुटाने का क्या रास्ता हो सकता है इसको पूरा करता है। और इसलिए हम ये अपील करते हैं सभी से कि 10 नवंबर को दिल्ली का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसमें बड़ी संख्या में शामिल हो। इलाहाबाद का ये इतिहास रहा है। हम लोग छात्र जीवन में रोजगार बता दीजिए। स्थान है गांधी पीस फाउंडेशन, ITO मेट्रो स्टेशन के पास में, दीनदयाल उपाध्याय रोड। और इलाहाबाद का रोजगार में देश का नेतृत्व करने का एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है, और हम उम्मीद करेंगे इलाहाबाद के छात्रों से कि 10 नवंबर को बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। आप सबको धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी साथियों से अपील है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और एक बात और कि मित्रों, ये जो सम्मेलन हो रहा है आपके रोजगार को लेकर के हो रहा है, आपके भविष्य को लेकर के हो रहा है। तो ऐसे में सभी से अपील है कि आप लोग कुछ आर्थिक सहयोग करने के लिए भी आगे आइए, वरना सरकारें आपका जीवन चरने में कोई कसर नहीं रखेंगी। धन्यवाद।